इंडिया इज एट वॉर। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो भारत के 28 राज्यों में से कम 15 राज्यों में जंग जारी है। 8 security forces personnel were killed by Maoists in the jungle area of Kutru in Chhattisgarh. जम्मू के पुंछ इलाके में आतंकियों ने भारतीय सेना की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। The residents of Kishtwar in Jammu and Kashmir are patrolling to protect themselves from terrorist attack. Khalistani terror group has claimed responsibility for the attack in Taran. 15 अगस्त 2024 जब पूरा भारत 77th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में बिजी था, तब हमारे ही देश का एक राज्य अपने 78th इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इस स्टेट के पास अपनी खुद की एक पार्लियामेंट है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस और यहां तक कि इनकी खुद की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक है। इस उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। और तो और इनका खुद का एक प्राइम मिनिस्टर थुइंग गालेंग, जो हमारे ही पीएम की तरह अलग अलग देशों से मिलने जाते हैं। मतलब ये लिटरली इंडिया के ही अंदर अपना खुद का एक अलग देश बना के उसे चला भी रहे। अब जहां एक तरफ मंजर कुछ ऐसा है, वहीं पर भारत के एक दूसरे राज्य में तो इंडियन गवर्नमेंट वहां के लोकल्स के हाथों में हथियारें देकर, मिलिट्री ट्रेनिंग देके वहां की जनता को जंग के लिए तैयार कर रही है। Groups known as village defense groups are given SLRs to defend themselves against terrorist attacks. ऐसे दृश्य हमें यूक्रेन में दिखे थे, जब पूरे विश्व में यह खबर फैल गई थी कि जल्द ही रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है। हमारे देश में भी 1962 में इंडो चाइना वॉर और 1990s में जब कश्मीरी पंडितों का मास जेनोसाइड हुआ था। कश्मीर घाटी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 19 जनवरी की रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तब हमारे देश में भी इंडियन गवर्नमेंट ने सिविलियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार दिए थे, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के तौर पर। लेकिन अभी ये अचानक से इस मिलिट्री ट्रेनिंग की शुरुआत फिर से हमारे देश में क्यों हो रही है? मैप में ये हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, इसे इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि इन 9 राज्यों के कई इलाकों में आज तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि विश्व का चौथा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन राज करता है, इंडियन नक्सल्स। तालिबान, आईसिस और बोको हराम के बाद इंडिया के ये नक्सलवादी माओइस्ट पूरे दुनिया के सबसे क्रूर आतंकवादी माने जाते हैं, क्योंकि इनकी 20,000 सैनिकों की एक विशाल सी सेना है जो अपने मकसद को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मकसद हिंदुस्तान से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को हटाकर इंडिया को नॉर्थ कोरिया के जैसे एक हार्डकोर कम्युनिस्ट देश बनाना। इंडिया के इसी रेड कॉरिडोर में हजारों ऐसे गांव हैं जो कंप्लीटली नक्सलाइट इन्फेस्टेड है, और इनकी पूरी दुनिया ही हमसे इतनी अलग है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये गांव वाकई में इंडिया के है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडियन आर्मी और यहां तक कि उन गांवों के लोकल लोगों में अपना खौफ फैलाने के लिए ये नक्सलवादी लोग एक्सट्रीमली इनह्यूमेन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने दुश्मनों को जिंदा जला देना, पब्लिकली उनका सिर काट देना और उसे रिकॉर्ड करना, लोगों को भीड़ के सामने 3rd डिग्री टॉर्चर देकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना, और सबसे खौफनाक, मर्डर करने के बाद उनकी लाशों को गांव के चौराहों में, पुलिस स्टेशंस के बाहर या फिर यूं ही पेड़ों पर लटका देना, ताकि पूरे इलाके में इन कॉमरेड्स की दहशत फैल जाए और कोई फिर इनके राज को दोबारा से चुनौती देने के बारे में सोचे तक नहीं। इन नक्सलियों के नियम कायदे भी बहुत ही क्रूर होते हैं। हर गांव में हर एक परिवार को एक बच्चा नक्सलवाद को कुर्बान करना होता है। वो जबरदस्ती उसे बचपन में ही अपने बेरहम दुनिया से वाकिफ कराते हैं, ताकि बड़ा होने के बाद वो बच्चा दूसरों पर तो छोड़ो, अपने ही खुद के परिवार पर भी जुल्म करने से कतराए नहीं। This innocent Rajveer Kherwar, surrounded by security personnel, is one among those who were forcibly abducted by the Naxals and thrown in to join the Naxal ranks.
जाहिर है भारत के संविधान, कायदे, कानून कुछ भी नहीं मानते ये लोग। इनके खुद के अपने जन अदालत होते हैं, यानी कि पीपल्स कोर्ट, जहां पर ये कानून को बनाने से लेकर सजा सुनाकर पब्लिकली एग्जीक्यूट करने तक सारा का सारा काम भारी जनता के सामने ही करते हैं। माओवादियों की कार्यशैली, उनका अपना संविधान, उनका अपना कानून है। माओवादी जब भी किसी का अपहरण करते हैं तो उसे जन अदालत में सजा दी जाती है। इनके गांवों में इनकी खुद की अपनी ही एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, जिसमें इनका नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग और यहाँ तक कि नेशनल डे, सब कुछ हमारे देश से एकदम अलग पैरेलली बनाया जाता है। इनफैक्ट हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो इन नक्सल इलाकों में ब्लैक डे यानी कि शोक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप इन नक्सलवादी गांव के हालात को देखोगे ना, तो आज भी वहां पर कुछ ऐसे काम चलाऊ पुल और रोपवेज है जो गांव के लोकल्स नहीं बनाए। वजह, ये अपने इलाकों में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बनने ही नहीं देते। गवर्नमेंट रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंडिया के ये माओइस्ट सब कुछ तबाह कर देते हैं। इनफैक्ट लोगों को गवर्नमेंट की कोई स्कीम इस्तेमाल करने पर या फिर इवन वोट देने के लिए भी ये बहुत ही क्रूर सजा सुनाते हैं, जैसे उंगली काट देना या फिर भरी सभा में उन्हें खूब पीटना। अब सोचो, इन्होंने तो छत्तीसगढ़ के सिटिंग होम मिनिस्टर से लेकर साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स तक को अगवा करके, किडनैप करके उन पर अटैक्स करवाए, तो फिर गांव के बेचारे लोकल्स क्या ही चीज है। इसके अलावा नक्सल्स अपने इलाकों में अपनी खुद की ही एक अलग इकोनॉमी भी चलाते हैं। इन्होंने बकायदा टैक्स स्लैब्स बना के रखा हुआ है, जिसमें लोगों को गाड़ी या बाइक से लेकर घर खरीदना हुआ या फिर अपना कोई भी बिजनेस करना हुआ, सबके लिए इन माओइस्ट को टैक्स भरना पड़ता है, जिस वजह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इनकी एनुअल इनकम करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इसके अलावा ये गांव के मासूम किसानों से जबरदस्ती अफीम जैसे हार्ड ड्रग्स की भी खेती करवाते हैं, जिससे वो सालाना 70 करोड़ रुपए कमाते हैं। नाउ डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, पर इसके बावजूद भारत के 38 जिलों में आज भी इनका ही राज है। ये नक्सल्स तो ओपनली कह चुके हैं कि उनका मकसद है 2050 तक पूरे देश की सरकार को गिराकर इंडिया को एक कम्युनिस्ट देश बनाना। अब जहां इंडिया के इन 9 स्टेट्स में नक्सल कॉन्फ्लिक्ट शुरू है, वहीं पर इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलग ही भसड़ मची हुई है। हमें अब तक सिर्फ ये पता है कि मणिपुर जल रहा है, जो कि सही भी है, विच इज ट्रू। लेकिन मणिपुर के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया में होकर भी अपने आप को इंडिया से आजाद बताता है। We are proud to be descendants of Sakse warrior race and I refuse to acknowledge myself as an Indian citizen. साल 1946 नॉर्थ ईस्ट में देश की सबसे पहली सेपरेटिस्ट रेबेलियन की शुरुआत हुई थी। कश्मीर से नहीं बल्कि नागालैंड से। AZ फीजो नाम के एक नागा लीडर थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने नागालैंड को इंडिया से अलग एक सेपरेट देश बनाने की मांग रखी थी, लेकिन जाहिर है उनकी मांग कबूल ही नहीं हुई और इसीलिए फिर फीजो ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN नाम की एक आतंकवादी संगठन को जन्म दिया, जिसका आज तक सिर्फ एक ही मकसद है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम और पूरे नागालैंड से इन हिस्सों को अलग करके एक नया देश बनाना, कॉल्ड ग्रेटर नागालिम। एंड गेस व्हाट, ये हमारे देश से एक डिस्ट्रिक्ट को आजाद कर भी चुके हैं, हिब्रोन। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये जिला इंडिया के अंदर एक फुल्ली फंक्शनल ऑटोनोमस कंट्री है, जिसका ऑफिशियल स्लोगन है नागालैंड फॉर क्राइस्ट। इनकी अपनी पार्लियामेंट है, जिसको वो टाटर होहो बुलाते हैं। फिर इनके गवर्नमेंट की खुद की होम, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री तक है। आश्चर्य की बात यह है कि इस उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। इसमें इनके सो कॉल्ड पीएम किसी बड़े देश के पीएम जैसे ही ट्रैवल भी करते हैं। इसके अलावा इस देश की अपनी खुद की एक काफी मॉडर्न और वेल इक्विप्ड 15,000 सोल्जर्स की आर्मी भी है, जिसमें एक एक्सक्लूसिव फीमेल बटालियन तक है। कैन यू बिलीव इट? ये वो सो कॉल्ड देश है जिसने हर साल की तरह पिछले साल 14 अगस्त को अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया था। हिंदुस्तान में होने के बावजूद भी
पिछले 78 सालों से ये हिंदुस्तान से आजाद होने का जश्न मना रहे, वो भी एकदम ओपनली अपने सेलिब्रेशंस के वीडियोस सोशल मीडिया पर रिलीज करके। दे डोंट इवन केयर कि इसका परिणाम क्या होगा। इनफैक्ट बाकी रिबेल्स की तरह ये लोग इंडियन आर्मी से डर के भागते भी नहीं है। उल्टा अगर इंडियन आर्मी उनके द्वारा कंट्रोल्ड इलाकों में घुसने की कोशिश करे तो ये लोग उन पर भी हमला कर देते हैं। एंड सरप्राइजिंगली हमारी इंडियन आर्मी भी उनसे शांति से बात करती है। ओके देखो कितना अच्छा लग रहा है, सिंपली बात हो रहा है। ऐसा बात करने से कितना अच्छा होना था। फिंगर दिखा दिखा के मेजर साहब को बोल रहा है, वो हाई कमान का अथॉरिटी से बोल रहा है हम लोग। ओके फिर अब नागालैंड के दक्षिण की ओर मणिपुर की क्या स्थिति है ये तो हम सब जानते ही हैं। पिछले 2 सालों से मणिपुर में कुकीज और मैतीज के बीच में एक इंटेंस वॉर चालू है जिसका आज तक कोई समाधान निकल कर नहीं आ पाया। लेकिन जो बात आप शायद नहीं जानते होंगे वो ये है कि आज मणिपुर में हमारी भारतीय सेना 10 अलग अलग रिबेल ग्रुप्स के करीब 55,000 मिलिटेंट से एक साथ लड़ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 10 संगठनों में से कोई भी यूनाइटेड नहीं है। 10 के 10 अलग लड़ रहे हैं। इन सबका मकसद तो एक ही है, उनका खुद का एक अलग देश बनाना। लेकिन इन सबका देश दिखता भी एक दूसरे से बहुत ही अलग है। मतलब यार जरा सोचो, गलती से इन्होंने मणिपुर को अलग कर भी लिया तो ये लोग एक स्टेट के कितने टुकड़े करेंगे। एंड यस, लेट मी ऑल्सो स्ट्रेस कि सारे के सारे रिबेल्स प्रोफेशनली ट्रेन्ड कमांडोज हैं जिनके पास लेटेस्ट रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन्स और स्नाइपर राइफल्स जैसे बहुत सारे मॉडर्न हथियार हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो स्टारलिंक जैसी एक एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक हासिल कर ली है जो अब तक इंडिया में ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुई है। इसके पीछे जाहिर सी बात है, रीजन यही है कि हम सब जानते हैं कि इन रिबेल ग्रुप्स को फॉरेन से हैवी फंडिंग्स आते हैं। बट मणिपुर के अलावा असम का भी सेम ही हाल है। वहां पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से मेजरली 3 रिबेल ग्रुप्स ने इंसर्जेंसीज फैलाई रखी है जिनका मकसद असम को इंडिया से अलग करके एक नया देश बनाना है। रही बात अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां पर तो फिलहाल कोई मेजर सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये स्टेट नागालिम यानी नागास के फैलाए इंसर्जेंसीज का शिकार होते रहता है। ओवरऑल देखें तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 40% असम, 60% मणिपुर, 10% अरुणाचल प्रदेश और 50% नागालैंड मिलिटेंसी इन्फेस्टेड रीजन्स है। लेकिन इन सब में नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वहां की आम जनता का। These are the people who have been surviving for a year inside Manipur's relief camp. बोलता है भाई एक बार घर दिखाओ, घर तो है नहीं, सब जला दिया वो लोग ने। हर रात हर सुबह बच्चे लोग बोल रहे हैं पापा कब घर जाएंगे, कैसे जवाब दिया जाएंगे। एक बाप का दिल तो दुख होता है ना। अब जरा नॉर्थ ईस्ट से हल्का सा जूम आउट करके अगर हम नॉर्थ की तरफ आएंगे ना, तो पिछले ही साल एक्स रॉ चीफ AS डुलार्ड जी ने कश्मीर में एक नए जंग की चेतावनी जाहिर की थी, कश्मीर मिलिटेंसी 3.0। 1990s में जब कश्मीरी पंडितों का मास जेनोसाइड हुआ था तब कम से कम 200 से 300 आतंकवादी पूरे इंडिया में घुस चुके थे। लेकिन AS डुलार्ड जी का यह कहना है कि इस बार ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ अकेले जम्मू रीजन में ही 70 to 80 पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट घुस चुके हैं। He also mentioned a figure of 70 or 80 terrorists in J&K, which again is a significant number. जो उनके हिसाब से हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। अगर इसे रोका ना जाए तो इतिहास कश्मीर में दोबारा से खुद को दोहरा सकता है। You know, even at the worst of times in the early 90s, we used to talk of about 220 terrorists being all over the state. In fact, इसके लक्षण दिखना शुरू भी हो चुके हैं। 1990s में जो चीजें हुई थी, JKLF जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उन्होंने पूरे देश में टेररिज्म फैलाया, इंडियन आर्मी पर हमले किए, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया, उन्हें अपने ही घरों से भागने पर मजबूर कर दिया। और अभी भी जब से इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, तब से काफी सिमिलर इवेंट्स एक टाइमलाइन की तरह रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। 2021 के बाद कई सारे न्यू सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स भी शुरू हो चुके हैं। बस अगर कुछ बदला है तो वो है लोकेशन और हथियार। इस बार टेररिस्ट ने कश्मीर घाटी नहीं बल्कि जम्मू के रीजन्स को चुना है। अब इसके पीछे एक मेजर कारण यह हो सकता है कि 1990s में उन्होंने कश्मीर घाटी में हमला किया था, लेकिन क्योंकि वहां का टेरेन मोस्टली एक ओपन ग्राउंड जैसा है, इसीलिए वो इंडियन आर्मी के हाथों इजीली पकड़े गए। पर क्योंकि जम्मू पूरा जंगल से भरा हुआ है, एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर टेररिस्ट हमला करके गायब हो सकते हैं और इंडियन आर्मी उन्हें आसानी से पकड़ भी नहीं पाएगी। बट जैसे मैंने कहा, सिर्फ अटैक्स के लोकेशन ही चेंज नहीं हुए, बल्कि इन टेररिस्टों के पास
अटैक वेपन्स भी काफी मॉडर्न आ चुके हैं। जैसे इतिहास में पहली बार कश्मीरी मिलिटेंट्स ने कतरा बस ब्लास्ट में स्टिकी बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। A sticky bomb was used for the blast of the bus heading to Mata Vaishno Devi Shrine base camp, जिसमें उन्होंने बाहर से ही बस पे बॉम्ब चिपका दिया था। 2021 में तो टेररिस्ट ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन से बॉम्ब ब्लास्ट किया था। अब सोचो, इनके पास ऐसे हाईटेक बुलेट्स तक आ चुके हैं जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी भेज सकते हैं। और इसी सब का अंजाम हमारे सामने है। 2021 के बाद पिछले दिसंबर तक हमारे 124 जवान शहीद हो चुके हैं, आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बावजूद। इसी वजह से अभी तो सरकार ने भी वहां के लोकल सिविलियंस को हथियार देकर उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया है, जिसको गवर्नमेंट विलेज डिफेंस ग्रुप्स VDGs बोलती है। Vigilante groups known as village defense groups are given SLRs to defend themselves against terrorist attacks. और चिंता की बात तो यह है कि इस ग्रुप को पिछले 1990s के कश्मीर मिलिटेंसी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अभी वापस से शुरू किया है, जो कि इशारा हो सकता है कि शायद हमारी सरकार ये जान चुकी है कि कुछ बड़ा कश्मीर में जरूर होने वाला है। सबको सचेत रहना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पंजाब भी डिट्टो कश्मीर की तरह ही अपने इतिहास को फिर से दोहराते हुए दिख रहा है। बिल्कुल 1980s जैसे ही सब कुछ वापस वहां पे होते हुए दिख रहा है। मतलब आप सोचो, कुछ ही साल पहले ही अमृतपाल अचानक से खालिस्तान के एक नए लीडर बन गए और मीडिया में आकर इंडिया से अलग होने की डिमांड वापस से सामने रखने लगे। आप एक यूनिफाइड आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं जिसके नीचे दूसरी आइडेंटिटी सप्रेस होती है। हम इस नेशन से अलाइन नहीं करते और पीसफुल तरीके से हम एडवोकेट करेंगे कि हमारा एक अलग से मुल्क हो और हम आजादी चाहते हैं। इसके बाद से पंजाब में एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स, हेट्रेड एकदम से बढ़ गया। वहां पर टारगेटेड किलिंग्स, पुलिस अटैक्स होने लग गए। फिर कनाडा, यूके, यूएस जैसे देशों में भी हिंदूज पर हमले होने लग गए, बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो गया। और सबसे कंसर्निंग बात तो यह है कि पंजाब के कुछ हिस्सों में कई लोग आज इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये सब महज सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसमें आपको 1980s की एक झलक दिखाई दे रही है? आप चुप करके लकीर दे फकीर बन के बैठे रहे ते बाहर में सिखां दा बुरा हाल होगा। दुनिया च मिसाल बनेगी कि खालिस्तान बने। 1980s में भी डिट्टो सेम टू सेम ही हुआ था। जर्नैल सिंह भिंडरावाले अचानक से खालिस्तान के लीडर बनकर सारे सिखों से कहने लगे कि इंडियन गवर्नमेंट हम पर बहुत जुल्म कर रही है, हमें दबा रही है। सिख इस रूप को पसंद नहीं करते, सिखों को खत्म करना चाहते हैं और हमें इसी देश में घुट घुट कर जीने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। मेरे वालों सिखों को पुरजोर अपील है कि मुंह तोड़ना जवाब दें, केवल कमर कसा न करना, कमर कसा करके तोड़ना। इसके बाद फिर पूरे पंजाब में एंटी हिंदू हेट्रेड फैल गया, टारगेटेड किलिंग्स होने लग गए और स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया। Indian security forces commenced Operation Blue Star. A variety of army units, parliamentary forces surrounded the Golden Temple to remove Sikh militants led by Damdami Taksal leader Jarnail Singh Bhindrawale, जिसमें उन्होंने सिखों के सबसे पवित्र स्थल श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में आर्मी भेजकर भिंडरावाले की हत्या कर दी। और फिर इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के डार्केस्ट डेज में से है। हम सभी जानते हैं हजारों की तादाद में सिख्स और हिंदूज दोनों मारे गए। हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई। लेकिन बहुत अफसोस की बात तो यह है कि ये लड़ाई आज तक जारी है, उसके बाद से रुकी नहीं। और अभी भी अमृतपाल के आने के बाद से हमारे देश में खालिस्तानी मिलिटेंसी 2.0 का खतरा बनते हुए दिख रहा है। अब अगर हम नॉर्थ इंडिया से जूम आउट होकर साउथ इंडिया पर फोकस करें तो यहां पर इंडिया से अलग द्रविड़ा नाडु नाम के एक देश बनने का मुद्दा रिसेंटली काफी हाईलाइट हो रहा है। कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और एक्टर्स तक इसे सपोर्ट करते हुए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। All right, a big breaking news coming in just hours after the DMK working president M.K. Stalin said southern states are prepared for a Dravida Nadu. He's basically asking for Tamil Nadu to become a separate autonomous region and not remain a part of this country. How can that happen? दरअसल साउथ इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट का जीडीपी सरप्लस में है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है। वहां पर कई स्टेट्स को बीमारू स्टेट्स कहा जाता है,
क्योंकि वो इंडियन जीडीपी में अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो इन लीडर्स का ये मानना है कि हमारे फंड से सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, तो जब हम खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है तो हमें इंडिया के साथ रहने की क्या ही जरूरत है। और इसीलिए वो इंडिया से अलग होकर एक नया देश बनना चाहते हैं। एक ऐसी ही डिमांड वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियोंग डिस्ट्रिक्ट्स में मेजरली नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में बंगाली स्पीकिंग मेजॉरिटी होने से गवर्नमेंट भी बंगाली स्पीकर्स की ही है। तो इसी को लेकर एक नेपाली लीडर सुभाष घिसिंग ने एक आर्म्ड ग्रुप गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ही बना दिया है टू फाइट फॉर देयर ओन कंट्री गोरखालैंड। अब मैंने द्रविड़ा नाडु और गोरखालैंड इन दोनों को एकदम लास्ट में इसीलिए कवर किया क्योंकि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स अभी तक उतने वॉयलेंट नहीं हुए। कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स अभी तक इनकी मांगों के लिए देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ, इनकी सोच, इनकी आइडियोलॉजी सेपरेटिस्ट जरूर है, विच डेफिनेटली इज अ रेड अलार्म फॉर इंडिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इतिहास गवाह है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का स्टार्ट ऐसी ही आइडियोलॉजी से ही होता है। और खासकर जब हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि CIA, ISI जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा से ही इंडिया के अंदर इंडिया की वल्नरेबिलिटीज को ढूंढते रहते हैं ताकि वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर सके और इंडिया के आर्म्स को ट्विस्ट कर सके। और आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, अगर आप इंडिया के इस मैप को देखोगे तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के हर कोने में बगावत जारी है। और इसीलिए ही तो आए दिन खबरें आती रहती है कि CIA या फिर अमेरिका के बड़े बड़े बिलियनर्स इंडिया में लाखों करोड़ों रुपए पंप कर रहे हैं। आप कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट उठा लो, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, लिटरली सब में ISI और CIA का हाथ है। एक्चुअली इस इंटरनेशनल सपोर्ट और फंडिंग को लेकर मैंने रिसेंटली ही एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसमें मैंने डिटेल में कवर किया है कि ISI और CIA ने कैसे इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स फैलाकर भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश की है। और ये सारे के सारे डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब मन घड़त कहानी नहीं है, बकायदा CIA ये चीज खुद एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन कैसे हमारी रॉ ने इनकी हर एक कोशिशों को नाकाम किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। सो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उस पर मैंने एक पूरा सीरीज बनाया है, आप यहां पर लेफ्ट पे आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और अगर आपको ऐसी ही इन डेप्थ वीडियोस पसंद आती है जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट्स में अपने सजेशंस देना कि आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियोस देखने हैं। और अगर आपको नॉलेज गेन करने का शौक है तो मेरे साइंस चैनल को भी चेकआउट करना, गेट सेट फ्लाई साइंस, नीचे उसका लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।